हेलो बच्चों, आज से हम नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारे 12th महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, सो इस रोटेशनल डायनामिक्स बिलीव में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को हमारे 11th के बेसिक की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जिसके अंदर हमने 1D या 2D मोशन की कुछ केसेस स्टडी की थी, कुछ क्वांटिटीज को पढ़ा था हम लोगों ने, अगर तुमको याद है। ठीक है, सो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को भी स्टडी किया, सर्कुलर मोशन का भी एक इंट्रो देखा था। लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट प्रीव्यू हमको लेना है किसके बारे में बच्चों, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको है? आप में से बहुत सारे बच्चों को इसकी पहले ही आइडिया होगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? सर्कुलर मोशन मतलब मान लो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, मान लो ये वो पॉइंट है और इस ओ पॉइंट को मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाजू में मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, लेट से इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, सो इस पार्टिकल का, P पार्टिकल को मैं मूव करना चाहता हूं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि उसके मोशन करते टाइम पे इन दो पार्टिकल के बीच में का ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में का ये जो डिस्टेंस है d, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तब उस पार्टिकल के मोशन को, पार्टिकल P के मोशन को हम क्या कहलाएंगे? सर्कुलर मोशन। मान लो अगर P को मूव करना है तो P को एक ही ऑप्शन है, उसके पास डिस्टेंस कांस्टेंट रख के मूव होना है, तो उसको ऐसे सर्कल में मूव होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि द मोशन ऑफ अ पॉइंट in a such a way that it keeps a constant distance from this fixed point. Such type of motion is called as circular motion. Okay? या सिंपल भाषा में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का मोशन कैसे बच्चों? along the circumference of the circle। इस सर्कल सर्कमफरेंस के अलॉन्ग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन की बनी है। व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी, और पार्टिकल भी वर्ड यूज कर सकते हो, पार्टिकल, मोशन ऑफ बॉडी और पार्टिकल along the, कैसे? along the circumference of the circle, circumference of the circle is called as circular motion। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन को हमने किया था 2 कैटेगरी में डिवाइड। एक ऐसा सर्कुलर मोशन कि जिसकी स्पीड जब मोशन कर रहा होता है तो कांस्टेंट रहती है, ऐसा सर्कुलर मोशन को हमने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड द सेकंड वन जिसमें स्पीड होती है बेटा वेरी, है ना, तो जिस सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी होती है, चेंज होती है, उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म कौन सा? जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन? दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या शॉर्ट में तुम इसको UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे भी स्टेट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही सर्कुलर मोशन है, लेकिन कैसे? कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, सो मैं दोनों के एग्जांपल भी कंपेयर करके तुमको बताऊंगा। ठीक है, मतलब बता देंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वही डेफिनेशन कॉपी करनी है। सो क्या? द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल along the circumference of the circle, along the circumference of the circle with constant speed। जब ये शब्द जुड़ जाएगा, तो
जब ये विथ कांस्टेंट स्पीड जुड़ जाएगा तो ये सर्कुलर मोशन कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के काफी सारे एग्जाम्पल हमको अपने आजू बाजू में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि भाई अर्थ जो है हमारी, दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सबको पता है कि सूरज जो है वो यहाँ पे है, मान लो सेंटर पे, एंड दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं हमारे चारों तरफ मून को, ठीक है ना। मून क्या हो रहा है? दैट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो क्या हो रहा है? ये मून या फिर सन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है और उसके इर्द गिर्द घूमी जा रहा है दूसरी चीजें। सन को अगर सेंटर में मानो तो अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का मोशन कौन सा है? सर्कुलर मोशन। अर्थ को सेंटर में मानो तो उसके इर्द मून घूम रहा है, तो वो वाला कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। समझ रहे क्या तुम लोग? उसके बाद में एटम को सबने सुना होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के इर्द सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, है ना। ये किसने बताया था? बोर्स नाम के बंदे ने बताया था। ठीक है, सो मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन। उसके बाद में सीलिंग फैन होते हैं, है ना, पंखा सबने देखा होगा। ठीक है, तो वो जब घूमता है ना, जब किसी फैन के ब्लेड घूमते हैं बच्चों, ठीक है, सो एक्चुअल में उस फैन का जो मोशन हो रहा है, तुम अगर देख रहे हो तुम्हारा जो ऊपर सीलिंग में फैन लगा होता है उसका जो मोशन है वो मोशन है रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसको हम देखेंगे, हमारे टॉपिक का नाम ही है रोटेशनल, है ना, रोटेशनल टाइम, उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन फैन का, सीलिंग फैन का मोशन कौन सा है? रोटेशनल मोशन है। लेकिन सोचो कि उस फैन के ब्लेड जो है उसके किसी टिप का सोचो, टिप या किसी पार्टिकल का, ठीक है, सो उसका मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। मतलब मान लो ये कोई पंखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पंखा है, ठीक है, ऐसे ये ब्लेड बनाया मैंने उसके, ये ऐसे, ठीक है। अभी अगर ये घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, मतलब कि इसका कौन सा कंप्लीट जो पूरी बॉडी घूम रही है तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन इसके इस टिप का देखो, ये कैसे घूमेगा? जब ये ब्लेड यहां से यहां आएगा तो ये यहां पे, तो हालांकि उसके टिप का कौन सा है? सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद में इसका, इस पार्टिकल का भी कौन सा है? सर्कुलर मोशन। इस पार्टिकल का भी कौन सा है? सर्कुलर मोशन। इस पार्टिकल का तो इनफैक्ट बॉडी के सारे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करते हैं तब बॉडी का कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम बाद में। लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल अवॉइड करना है। सर्कुलर मोशन इज द टर्म कंसर्न विद पार्टिकल और मे बी विद बॉडी व्हेन दे आर मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बॉडी कैसे घूमनी चाहिए? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अर्थ का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन कब? व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन अर्थ का मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगा जब वो खुद के अबाउट घूमेगी। खुद के इर्द गिर्द जब घूमती है तो रोटेशनल मोशन है, लेकिन सूरज के इर्द गिर्द जब घूमती है तब सर्कुलर मोशन है। तुम लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? काफी सिंपल है। सो हम लोग अभी तो फिलहाल यहीं पर ही है कि सर्कुलर मोशन क्या बला है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हमने बता दी, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं चाहो तो बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने नोट्स भी दे दी है, ठीक है, तुम अपने कॉपी में वो नोट डाउन करके ले सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल बताओ जरा सर्कुलर मोशन के। तो सबसे पहले मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एक। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बताओ कोई। मोशन ऑफ अ मून, मोशन ऑफ अ मून अराउंड दी अर्थ। भाई घूम रहा है ना चंदा मामा ना धरती माँ के इर्द गिर्द, ठीक है। उसके बाद में टिप, जो हमने ब्लेड्स लिए फैन के, वो टिप के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। सो मोशन ऑफ अ टिप, मोशन ऑफ अ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक या फैन, हैंड्स ऑफ अ, सॉरी हमने हैंड्स लिखा तो हमें एक एग्जांपल लिखने वाला था उसके बाद में, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो क्लॉक सबको पता है ना, घड़ी, ठीक है। घड़ी के जो मतलब कि क्या बोलते कांटे जिसको बोलते हैं हैंड्स बोलेंगे, तो उसके टिप का मोशन के बारे में सोचो, वो भी कैसे, उसका टिप कैसे घूमेगा? सर्कुलर मोशन ही करेगा, लेकिन उसके हैंड का कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। उसके बाद में नेक्स्ट और एग्जांपल, मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ fan and motion of a tip of a hands of a clock
ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दीज आर व्हाट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद में मेरी गो राउंड का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद में सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, सबको पता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अरे भाई बताया नहीं बताया तुम लोगों को, सिंपल पेंडुलम मतलब अगर मैं एक रस्सी ले लूँ या कोई एक स्ट्रिंग ले लूँ जिसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ ऐसे बांध दूँ, सस्पेंड कर दूँ और इसको यहाँ पे एक बॉब कर दूँ, इस बॉब को यहाँ से यहाँ तक मैं खींच लूँ और यहाँ से मैं छोड़ दूँ। तुम कुछ लोग बोलेंगे सर ऑसिलेटरी मोशन है ये, तो ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये जाएगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है तो इतने वाले पोर्शन में एक सर्कल का ही तो पार्ट है, तो इन दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में जब वो जा रहा है तो बेसिकली सर्कुलर मोशन ही है एक बड़े लेवल पे, ठीक है। मोशन ऑफ अ व्हीकल विच इज मूविंग अलोंग द कर्वी रोड, तो उस पर्टिकुलर कर्व पे वो सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर हम करेंगे चर्चा बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए सर्कुलर मोशन, आई होप कि तुम लोग को सर्कुलर मोशन की आइडिया आई होगी, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने अभी देखा, ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन, उसके बाद में दो टाइप उसके, एक यूसीएम एंड एक नॉन यूसीएम। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो कांस्टेंट स्पीड से होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, सॉरी फॉर, ओके। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन सबको याद है, बताओ जरा। हाँ, मोशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये आती है कि भाई स्पीड कांस्टेंट होती है। अरे जिस सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है उस वाले सर्कुलर मोशन को हम इसे हम बोलते हैं ना, तो इसमें लिखेंगे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जैसे अर्थ सूरज की इर्द घूम रही है लेकिन स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। मून घूम रहा है अराउंड द अर्थ, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो यूसीएम है उसका। टिप ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। सो इसलिए स्पीड क्या होती है इसमें कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलती, इसलिए बोलते हैं हम स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में अच्छा स्पीड कांस्टेंट है लेकिन क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेस। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है। देखो जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, लेट वो बी द सेंटर ऑफ दैट पार्टिकल और सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और ये यहाँ पे वो पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अभी पार्टिकल यहाँ पे, थोड़ी देर बाद कहीं यहाँ पे जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन पार्टिकल या बॉडी किसी भी पॉइंट पे हो, कहीं पर भी हो, उस इंस्टेंट पे उस बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पे, उसकी वेलोसिटी होती है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, क्यों, टेंजेंशियल होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल टू द सर्कल। समझ रहे क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट सर्कल। तो यहां पे है उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अगर पार्टिकल यहां जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन यहां पे टेंजेंट बनेगी, अगर यहां होगा तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन यहां पे टेंजेंशियल होगी, अगर यहां जाएगा तो मतलब हर एक पॉइंट पे पार्टिकल जहां पर भी होगा उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल होगी उस सर्कल को, ठीक है। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी की बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर दोनों में से कोई एक या दोनों भी बदले तो वेलोसिटी बदल रही है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी के भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 3 मीटर, तो वेलोसिटी 3 मीटर मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रही है, लेकिन वेलोसिटी की क्या बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इधर, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस। लेकिन क्यों, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये हो गई हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये बताएंगे कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ये कैसे होती है, टेंजेंशियल टू द सर्कल, है ना। तो यहां पे बताएंगे वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, टेंजेंशियल टू द सर्कल, ठीक है। अच्छा,
और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक यह है कि भाई अगर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन होना, है ना। सो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे लिख सकते हैं एज वेलोसिटी चेंजेस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक इट इज पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन इज द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम के बाद में जो मोशन खुद को रिपीट करते जा रहा है, रिपीट, ठीक है, उस वाले मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे मोशन है अर्थ का, अर्थ हर एक साल के बाद खुद का मोशन रिपीट कर रही है, तो पीरियोडिक मोशन है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अगर तुम कोई भी हैंड लो, सेकंड हैंड लो, हर 60 सेकंड के बाद में अपने मोशन कंटिन्यू करो तो पीरियोडिक मोशन है। सेम मिनट हैंड, सेम मोशन ऑफ अर्थ, सेम मोशन ऑफ अ मून, है ना। सो वो वाला मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ in a fixed interval of time on the same path, that motion is called as periodic motion। और बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन होता है। ये कुछ गिनी चुनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुमको याद करनी है, अप्लाई मतलब हमको अप्लाई करना पड़ता है ये नॉलेज, ठीक है, आगे चल के। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को यूसीएम के बारे में थोड़ी सी एक प्री आइडिया, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडिया आ गई, ठीक है। उसके बाद में सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको अंडरस्टैंड करनी है। हालांकि 11th में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ समय दे रहा हूं उसको, ताकि जो नए बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और नए बच्चों से याद आया कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे, हम कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जरूरी है इस टॉपिक के लिए वो कौन कौन है। सबसे पहली टर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमको पढ़नी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय, बच्चों सिर्फ एक सेकंड के लिए मुझे कैमरा चेक करना है, ठीक है। हाँ, तो वो है रेडियस वेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय रेडियस वेक्टर? रेडियस वेक्टर क्या है? मान लो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन का, लेट से वो भी द सेंटर ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, सो किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, लेट से ए पोजीशन पे है, पार्टिकल कहां पे है, पोजीशन ए पे, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर जो स्पेसिफाई कर रहा है कि पार्टिकल या बॉडी उस पोजीशन ए पे है। तो वैसा वेक्टर जो बॉडी के या फिर ऑब्जेक्ट की या फिर पार्टिकल की पोजीशन कहां पे ये बताने का काम कर रहा है, दैट इज व्हाट, उसको हम लोग पहले पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। उसका ही नाम हमने इस टॉपिक में क्या दे दिया है, रेडियस वेक्टर। द वेक्टर which specify the position of object in a circular motion is called as radius vector। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, it is the vector which is drawn from center of circle to the position of particle is called as radius vector। देखो यहाँ पे जब पार्टिकल A पोजीशन पे है तो रेडियस वेक्टर हो गया OA, लेकिन कुछ देर बाद पार्टिकल B पोजीशन पे जाएगा तो रेडियस वेक्टर हो जाएगा OB, कुछ समय बाद पार्टिकल सी पोजीशन पे आएगा तो रेडियस वेक्टर हो जाएगा OC, कुछ समय बाद पार्टिकल डी पोजीशन पे आएगा, रेडियस वेक्टर हो जाएगा OD। तो ये सब OA, OB, OC, उसके बाद में OD, these are all are what, रेडियस वेक्टर। इट इज द वेक्टर which is drawn from center of circle to the position of particle। So what is mean by radius vector? The vector which drawn from center of the circle to the position of particle, center of the circle to the position of particle, okay, which is performing circular motion is called as रेडियस वेक्टर, इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। आई होप कि तुम लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये हुआ रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर को डिनोट किससे कर रहे हैं, वेक्टर आर से, क्योंकि वेक्टर का है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर इज व्हाट, इसको वेक्टर आर से हम डिनोट करेंगे, नाम में वेक्टर छुपा है उसका, ठीक है।
हमको ये स्पैरो यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। रेडियस वेक्टर, ओके चलो अभी इस रेडियस वेक्टर के बारे में सोचो, इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, रेडियस वेक्टर का एसआई यूनिट, ठीक है। सो रेडियस वेक्टर का एसआई यूनिट रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, मीटर। क्या रहेगा, मीटर, क्योंकि रेडियस वेक्टर क्या है, ये रेडियस ही तो है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, रेडियस ही तो है, रेडियस है, ठीक है। सो इसको डिनोट करेंगे हम मीटर से। अच्छा सीजीएस यूनिट भी बता सकते हो, सेंटीमीटर रहेगा सीजीएस यूनिट। उसके बाद में इसका डायमेंशन क्या रहेगा बताओ जरा, डायमेंशन यम एल टी बॉक्स क्या रहेगा, तो यल 1 रहेगा और यम और टी तो क्या रहेगा इसका 0, ठीक है। सो ये हुआ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के बारे में और एक बात जो तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है, दैट इज व्हाट कि ये रेडियस वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन देखो और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है रेडियस वेक्टर की वो क्या है, कांस्टेंट होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर कांस्टेंट होती है और जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, वेरी होती है। जैसे पार्टिकल यहाँ पे तो रेडियस वेक्टर डायरेक्शन इधर है, लेकिन कुछ देर बाद इधर जाएगी, कुछ देर बाद इधर जाएगी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। क्या हो रही हो, चेंज हो रही है, ठीक है। ओके आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है हमको क्लास में, पहला ही लेक्चर है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आई होप कि तुम सब लोग फोकस हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट टर्म हमको पढ़नी है बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर, व्हाट इज दैट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म कौन सी पढ़नी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इनफरेंसली जैसे डेल थीटा, वेक्टर डेल थीटा डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम वेक्टर थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको देखेंगे हम आगे, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट इस टर्म को तुम इसके पहले भी पढ़ चुके हो L1 पे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास खाली 1D डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, एक ही डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग उसको ऐसे लीनियर एंगुलर ऐसे वर्ड नहीं लगाते। लेकिन जो पहले हम लोग पढ़े हैं, है ना, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करके डिस्प्लेस होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे हम उसको, यस से या फिर डेल एस से नोट किया था उसको, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास एक नया डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, वेक्टर आर बी द रेडियस वेक्टर, ठीक है। और इनिशियली पार्टिकल पोजीशन ए पे है, इनिशियली पार्टिकल पे पोजीशन ए पे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में, मान लो बहुत ही कम टाइम में, ये जैसे डेल टी टाइम में, डेल टी मतलब इट इज नॉट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वहां से ए से अपनी पोजीशन चेंज करके यहां तक गया पोजीशन बी पे, ठीक है। ये डायग्राम में दिखने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया, ठीक है, लेकिन डेल टी मतलब ये बहुत ही छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया, ठीक है। सो जब पोजीशन ए से बी तक गया तो यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखो कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, और इसका मतलब इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है बहुत ही कम किया, कम मतलब ये इतना, तो ये वाली तो लीनियर ही होगा। तो जैसे ये इतना कम है कि डायग्राम में तुमको कर्व भी दिख रहा है, हालांकि ये लीनियर ही कंसीडर किया जाएगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डेल एस से। यस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट इसलिए हम लोग डेल एस किया, ठीक है। ओके, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कितना हुआ, a to b, दैट इज व्हाट डेल एस। उस टाइम पे इस रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाया, ठीक है, इसको कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर। अच्छा, किसने बनाया, रेडियस वेक्टर आर ने, कहां पे बनाया, सर्कल के सेंटर पे। सो एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो काफी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, बनाते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, द एंगल मेड बाय या फिर डिस्क्राइब बाय, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, ओके, एट the center of circle, at the center of circle in a given interval of time, given interval of time, okay, is called as angular
डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको देखो, ये जो डेल थीटा मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इन्फिनिटी सेलिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम थीटा की बात करेंगे, यानी कि फाइनाइट एंगुलर इसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये कहलाएगा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कौन सा कहलाएगा? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमको इससे ज्यादा सॉरी, ठीक है, तो इसमें जो इन्फिनिटली मतलब ये जो डेल थीटा होता है, बहुत ही स्मॉल वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पीछे रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज को, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ या कुछ लॉज को ओबे नहीं करता, है ना। तो ये अलग डिफरेंट कहानी है, इसको हमको नहीं फोकस आउट करना है इसमें। ठीक है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, जिसको हम वेक्टर डेल थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अभी देखो, इस केस के अंदर ये जो डायग्राम तुम्हारे पास है, इसके अंदर तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर फार्मूला निकालना तो कैसे बताओगे? तो हमको हम जो लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं ना, क्लास 7-8 में, कि एंगल बाय ज्योमेट्री, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे एंगल क्या है? डेल थीटा, है ना। एंगल क्या है? डेल थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या फार्मूला आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा, ये जो यहाँ पे तुमको स्मॉल आर्क दिख रही है ना, ये जो स्मॉल आर्क दिख रही है, वो जो लेंथ है, दैट इज व्हाट? स्मॉल आर्क लेंथ, है ना। ये जो आर्क है, डिवाइड बाय व्हाट इज दैट? रेडियस। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था हमने डेल थीटा से, इज इक्वल टू स्मॉल आर को डिनोट किया हमने स्मॉल आर के लिए डेल एस, और रेडियस को हमने डिनोट किया आर से। तो डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट? डेल एस अपॉन आर। ठीक है, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो एक एंगल है, और एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट क्या पता है हमको? रेडियन। क्या पता है? रेडियन। तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, ये क्या आएगा? इसका रेडियन आएगा। अच्छा, इसका डायमेंशन बताओ जरा। सो डायमेंशन क्या आएगा इसका? m0 l0 t0, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, रेडियस भी क्या है? डिस्टेंस है। तो दोनों यहाँ पे दो सेम क्वांटिटी का रेशियो आएगा, इसलिए इसके ऊपर कोई भी डायमेंशन आएगा नहीं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको देखेंगे हम, और भी कुछ रूल्स है जो हमको आगे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो हमने दो टर्म अब तक के देखिए। एक तो देखिए हम लोगों ने, व्हाट इज दैट? रेडियस वेक्टर, एंड द सेकंड वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमको स्टडी करनी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या पढ़नी है? एंगुलर वेलोसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म इज, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं हम वेक्टर ओमेगा से। ये जो W जैसा सिंबल तुमको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो अल्फा, बीटा, गामा सुना होगा तुम लोगों ने, उस फैमिली से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तुम लोगों ने इसके पहले वेलोसिटी पढ़ा होगा, लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज बेसिकली, इसको डिनोट किया था हमने v ने, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इस चीज को हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो हमारे पास नई क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमको आज, सॉरी फॉर जस्ट अ सेकंड, पंछी बहुत हो गए यहाँ पे, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। हम तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आवाज़ ज़्यादा हो रही। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन पढ़ाते टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू, हमको ds अपॉन dt को कैसे डिफाइन किया? यस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इज डिफाइन बाय लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करने वाले हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ही होगा, लेकिन किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? d dt ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इस कहानी में एक झोल है, ठीक है, कि एंगुलर क्वांटिटीज को या जब हम रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे होते हैं तो रेट ऑफ चेंज दो तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कि दो तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी एक एवरेज वाली होती है और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वाली, ठीक है। सो सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम देखेंगे। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की अगर हमको बात करेंगे, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू, तो होगा एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब थीटा अपॉन टी क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यस अपॉन टी, ठीक है। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो इंस्टेंटेनियस हमने ये से पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस याद होगा तुम लोगों को, नोट्स भी दी थी हम लोगों ने, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में हमने पढ़ा था लिमिट का कंसेप्ट लगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, व्हाट इज दैट, डेल एस अपॉन डेल टी, याद है कुछ तुम लोगों को, ठीक है, क्या था, डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है। सो और इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में, दैट इज व्हाट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट और डेल को हमने कहा था d, तो ये बन गया था ds अपॉन dt, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? सो ये बन गई थी हमारी लीनियर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ वही तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो ना बच्चों, तो उसके लिए क्या लगाओगे तुम, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो एंड दैट इज व्हाट, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये डेल टी टेंड्स टू जीरो तुम्हारे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तुम, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। लिमिट टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, लिमिट या डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये डेल टी, मतलब ये डेल टी जो है इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट टेंड्स टू, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन जीरो है क्या, नहीं जीरो नहीं है, लेकिन लगभग जीरो ही है, ये बताता है हमको टेंस टू वाला, है ना। जैसे मान लो तुम मैथ्स में पढ़ते हो x टेंस टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू जीरो ऑलमोस्ट है लेकिन जीरो नहीं है, x इज इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट डेल टी, मतलब ये टाइम इतना कम वाला है कि मतलब वो हमको उस इंस्टेंट का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते कि कोई कार है जो कुछ स्पीड से जा रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने कवर किया, मान लो एक गांव से निकली, एक पॉइंट ए से निकली, ठीक है, एक पॉइंट ए से निकली, एक शहर से निकली और दूसरे शहर तक गई, ठीक है, और उसने 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर, ठीक है। और ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 2 आवर में कवर किया, कितने आवर में, 2 आवर। तो उसकी स्पीड निकालो, तो उसकी स्पीड कैसे निकालोगे, वेलोसिटी 400 डिवाइड बाय कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने की स्पीड से गई, तो दैट इज व्हाट, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 200 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा ही हो गई थोड़ी, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितनी मिली हमको, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, तो नहीं, कभी उसकी कम भी होंगी 200 से, या कभी उससे ज्यादा भी थी, लेकिन ऑन एन एवरेज कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर। जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, एवरेज रन रेट अलग होता है, लेकिन किसी ओवर में ज्यादा रन निकलते हैं, किसी ओवर में कम निकलते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो वह कैसे निकालना है, तो हमको उस इंस्टेंट वाली स्पीड के लिए ये लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करना है कि उस इंस्टेंट के टाइम, क्योंकि और चेंज तो चाहिए, रेट ऑफ चेंज है तो, ठीक है, तो छोटे से टाइम में के लिए हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और ये देखो, ये कैलकुलस का जो पार्ट है, जो हम साइंस में हर जगह पर एक काम में आता है, और ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में, कैलकुलस के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा अभी मेन मुद्दा वो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड को हम लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब लिमिट डेल को हम डी बनाएंगे तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये बन गया हमारा फार्मूला किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। सो व्हाट इज मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी डी टी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू is called as angular velocity. The definition बनेगी the rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement with respect to time, या ये नहीं भी बताया तो भी चलेगा, with respect to time is called as angular
वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे वेक्टर ओमेगा से, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा इंस्टेंटेनियस, अगर तुमको पूछा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ओके, क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ओमेगा इज इक्वल्स टू वेक्टर डी थीटा अपॉन वेक्टर डी टी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर डी टी नहीं, सिर्फ डी टी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगी, डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, राइट हैंड थंब रूल करता है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो हम आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे डायरेक्शन के बारे में, लेकिन अभी का सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाली क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब की सब क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला है उसका, उसके बाद में एसआई यूनिट बताओ जरा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या आएगा इसका, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है बेटा रेडियन, ठीक है, और डिवाइड में है टाइम, तो रेडियन पर सेकंड भी तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में नेक्स्ट इसका डायमेंशन बताओ जरा मेरे को, सीरियस यूनिट भी सेम ही आएगा। डायमेंशन बताओ, डायमेंशन आएगा, हाँ, एमएलटी बॉक्स क्या आएगा, तो इसमें रेडियन के लिए तो कोई एमएलटी बॉक्स है ही नहीं, और टाइम डिवाइड में है इसलिए पर सेकंड t-1 आएगा, m0 l0 t-1। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नहीं, उसके डायरेक्शन के बारे में भी बताना बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमको समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमको समझनी है बिल्कुल सिंपल, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी पढ़नी है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंगुलर, लाइट भी चली गई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, तो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन को पढ़े हैं सब लोग। ए इंस्टेंटेनियस की बात करो, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, हाँ, डेल वी अपॉन डेल टी, और लीनियर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, लीनियर, ठीक है। ओके, सो इसको लिमिट और डेल को बनाएंगे डी, तो ए बन जाएगा, हाँ, ये बन जाएगा dv अपॉन dt। और वेक्टर फॉर्म में भी चाहते हो, इन वेक्टर फॉर्म चाहते हो तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर dv अपॉन dt, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इधर वैसे ही हम चाहते हैं, अभी जो डिनोट कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से नोट करें, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, इस के लिए लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और यहाँ पे आएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर लिमिट डेल यहाँ से हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, सो डी dt ऑफ ओमेगा, और इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, वेक्टर अल्फा इज इक्वल्स टू वेक्टर डी ओमेगा अपॉन dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फार्मूला किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। इसका और एक फार्मूला है, चेंज इन ओमेगा है ना, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज व्हाट, हाँ, ओमेगा 2 माइनस, मतलब एवरेज जो है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, कुछ इस तरीके से भी तुम इसको इलेबोरेट कर सकते हो। तो अल्फा के दो फार्मूले हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ये अल्फा इज व्हाट, चेंज इन एंगुलर स्पीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ बताओ जरा। सो वही डेफिनेशन आएंगी, मैं बता रहा नहीं अब, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फार्मूला बताओ, हाँ, फार्मूला आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा लिमिट डेल, बताओ जरा, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। लिमिट डेल को गायब करो, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका दूसरा फार्मूला तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, फिर ओमेगा 2 भी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा 1 भी द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में इसका एस आई यूनिट बताओ जरा, एस आई यूनिट क्या आएगा, ओमेगा के लिए क्या है एस आई यूनिट, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और डिवाइड में पर सेकंड तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा, हाँ, m0 l0 t-2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ क्वांटिटीज को हमने देखा, रेडियस, वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन सबके बारे में बताना बाकी है अभी, दैट इज व्हाट, हम सब लोगों को पता है कि भाई ये जो क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो इनकी डायरेक्शन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और तीनों की डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास एक रूल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। तो अभी 2 मिनट में हम लोग पढ़ लेते हैं राइट हैंड थंब रूल को, जस्ट अ सेकंड, हाँ चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल को, और उसके बाद में
आज रुक जाएंगे और कल हम ये जो क्वांटिटीज है मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में का रिलेशन को स्टडी करेंगे। इनके बीच में कुछ रिलेशंस है ना, क्योंकि उन रिलेशंस को बच्चों हम यूज करने वाले हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे हैं जिनमें ये सब बेसिक हम यूज करने वाले हैं, इसलिए ये जरूरी था बताना, ठीक है। ओके चलो हम लोग पढ़ रहे हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। इसके बारे में राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। स्टेटमेंट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी का समझो, अभी जैसे देखो कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, अरे यार कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। ये इस तरीके से लेट से ये सर्कुलर मोशन कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट से ओ बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ये ओ क्या है, वो सर्कल का सेंटर, ठीक है। ये पार्टिकल यहां पे है, कुछ देर बाद ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो होती है अलोंग द एक्सिस, क्योंकि दीज ऑल आर व्हाट एक्सियल वेक्टर है, ये सब मतलब एक्सिस के अलोंग होती है। क्योंकि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो सर्कुलर मोशन की पॉसिबल डायरेक्शन कितनी है, दो, एक तो क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर मोशन या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन, क्वांटिटी की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं बता सकते, इसलिए हमारे पास ये जो वेक्टर्स है ये तीनों एक्सियल वेक्टर है और उनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलावा होगी। मतलब कि ये सर्कुलर मोशन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सेंटर है एक्सिस, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन को क्या होता है ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो ये रहेगा हमारा एक्सिस, ठीक है। मान लो ये डस्टर ले लेता हूं मैं, ये एक्सिस होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। समझ पाए नहीं समझ पाए, ये इस तरीके से, क्लियर है। ओके सो एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा जो प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन है या प्लेन ऑफ रोटेशन है उसको क्या होगा, मतलब पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो एक्सिस उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, बराबर है, ठीक है। सो अब परपेंडिकुलर तो है, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। इसको देखेंगे हम थोड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो अगर मान लो पार्टिकल कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, बोर्ड से बाहर निकलती हुई रहेगी। और इसके लिए राइट हैंड थंब रूल हमको बताता है, वो कहता है कि इमेजिन करो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जो अभी हमने बताया, वो तुम्हारे राइट हैंड में तुमने ऐसे हेल्ड करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर तुम्हारी ये जो कर्व फिंगर है ये तुमको सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन बता रही है, देन योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इनफिनिटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। देखो कैसे मैं बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इमेजिन दैट, लिखने में और टाइम जाएगा लेकिन फास्ट लिख देता हूं, ठीक है। इमेजिन दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, ठीक है। इफ राइट हैंड in a such a way that your fingers curve around axis and thumb is stretched, ठीक है, along the axis. Now if curve fingers gives indicates the direction of indicates sense of rotation या revolution, then thumb gives the direction of del theta, वेक्टर ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और एक प्रोविजन है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो देखो, तो अगर मुझे एक्सिस अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, ठीक है, कैमरा एक बार चेक करने दो बस,
हाँ ठीक है, अभी देखो तो एक्सिस यहां पे बच्चों, एक्सिस को मुझे कुछ इस तरीके से इमेजिन करने के राइट हैंड में पकड़ लो कि मेरी फिंगर उस एक्सिस के अराउंड कर्व हो जाए और थंब उस एक्सिस के अराउंड क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो अगर मेरी कर्व फिंगर सेंस ऑफ रोटेशन दे रही है, सो डायरेक्शन ऑफ डेल थीटा ओमेगा एंड अल्फा किधर रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेम कहानी अगर सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, तो इन तीनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनसाइड द बोर्ड रहेगी, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, जिसको क्या मानते हैं, नेगेटिव, और ये जो है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे, ठीक है। उसके बाद में और एक छोटी सी चीज, मैं ऐसे 3D डायग्राम बनाता हूं थोड़ी, ठीक है। ये मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, ये सेंटर है उसका, ठीक है, पार्टिकल पहले यहां था, उसके बाद में यहां पे जाएगा, पोजीशन ए, पोजीशन बी, सो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये रहेगा उसका एक्सिस, ये क्या रहेगा, एक्सिस। अब एक्सिस को ऐसे पकड़ेंगे क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इन तीनों की डायरेक्शन मतलब डेल थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, अभी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकती है उनकी, ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, लेकिन वो ऊपर की दिशा में रहेंगे और इनको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या है कि ये जो केस है, ये तीनों में ये पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कब, जब एंगुलर स्पीड जो है, मतलब अल्फा जो है, डेल थीटा एंड ओमेगा तो दोनों एक में को पैरेलल हमेशा रहेंगे, ठीक है, लेकिन अल्फा की जो कहानी है, अल्फा की कहानी सुनो कि अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला पता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अगर ओमेगा 2 ज्यादा है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है एंगुलर स्पीड, तो अल्फा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ओमेगा 2 अगर कम हो रहा है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो अल्फा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब कि अगर मान लो सीलिंग फैन है, फैन का बटन तुमने ऑन कर दिया, पंखा घूम रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड इंक्रीज हो रही है, मान लो पंखा कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, पंखे के ब्लेड के सेंस में ऐसे फिंगर रखोगे और तीनों की डायरेक्शन थीटा, डेल थीटा, उसके बाद में ओमेगा और अल्फा नीचे रहेगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है इसलिए अल्फा भी ओमेगा के साथ ही रहेगा। लेकिन बंद करते टाइम पे बंद कर दोगे, स्पीड तो डिक्रीज होगी, घूम ऐसे ही रहा है, तो डेल थीटा ओमेगा नीचे रहेगा, घूम भी ऐसे रहा है, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो अल्फा किधर काम करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो हमको रोटेशनल डायनामिक्स के लिए जरूरी है बच्चों। और भी कुछ चीजें हैं, कुछ रिलेशंस है इन लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में, उनको भी हमको देखना है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।